हेलो एवरीवन। आज हम बोर्ड मॉडल पेपर हिंदी विषय का कक्षा 10 के लिए लेकर के आए हैं। ये जो मॉडल पेपर है वो बोर्ड द्वारा फाइनली आपके लिए जारी किया गया था, जो अभी 1 दिसंबर को जारी किया गया था। ठीक है। और ये जो पेपर है वो आपके बोर्ड एग्जाम जो होने वाली है उसमें हूबहू छपने वाला है। हूबहू का मतलब ये भी समझ सकते हैं कि इसमें जो पैटर्न दे रखा है सेम वैसा ही पैटर्न आपके बोर्ड में आने वाला है। और काफी क्वेश्चन इस पेपर से रिपीट भी होने वाले हैं। तो इस पेपर को जो भी देख रहे हैं बच्चे, उसको गहनता से देखें, सावधानी पूर्वक देखें और प्रत्येक क्वेश्चन को हल करने की या याद करने की कोशिश अवश्य करें। तो बिना देरी किए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, इसके अंदर आपका वही समय 3 घंटे 15 मिनट 80 अंक का पूर्णांक होगा। लेकिन खंड ए के अंदर आपको इसमें सिर्फ 12 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, भौगोलिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भौगोलिक शब्द है, इसमें प्रत्यय प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, तो बाद में जुड़ता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, शुरुआत में जुड़ता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो इसका प्रत्यय होगा, इसमें इक प्रत्यय होगा। ठीक है। फिर है, निराकार शब्द किस उपसर्ग से बना है? उपसर्ग लगता है पहले, तो निराकार में कौन सा उपसर्ग है बता सकते हो आप? इसका सही आंसर कमेंट करें, जरूर कमेंट अवश्य करें। और एक नोटबुक लेकर के आप साथ में बैठें। इससे ये नहीं कि आया वैसे ही कमेंट कर दिया, एक नोटबुक लेकर के बैठे। प्रत्येक पेपर में जो भी मैं आपको पेपर हल करवा रहा हूँ, अगर आप मेरे द्वारा पढ़ते हैं या किसी और के द्वारा पढ़ते हैं, लेकिन जब भी आप कोई पेपर हल कर रहे हो तो उसमें आप नोटबुक और पेन लेकर के जरूर बैठें। आप उस वीडियो में कमेंट करें कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही आया है, तो उसको तो सही लगाएं और जो गलत आ रहा है उसको गलत लगाएं। और फिर अपना मूल्यांकन करें कि अपन कितने पानी में हैं। ठीक है। तो देखो, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? निरुपसर्ग होगा। फिर है, व्यक्ति जो पेट भरा है और तन ढका होने पर भी सो नहीं पाता होता है, क्या होता है उसको बोलते हैं? कौन सा व्यक्ति बोलते हैं? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? संस्कृत व्यक्ति। ठीक है। असंतुष्ट व्यक्ति, साधु, सभ्य व्यक्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए सभी कमेंट करके। तो ये होगा संस्कृत व्यक्ति। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मन्नू भंडारी की नहीं है? ये जो रचनाओं के नाम दे रखे हैं उनमें से मन्नू भंडारी की कौन सी रचना नहीं है? तो वो कौन सी होगी? वो है झूठा सच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने बाल गोविंद की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष किस दिन देखा? तो इसका आंसर देना आपको। इसका सही आंसर है पुत्र की मृत्यु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गोपियों द्वारा उद्धव को अंत में कौन सा धर्म याद दिलाया जाना प्रदर्शित है? तो बताइए, गोपियों ने कौन सा उद्धव को जो अंत में वो धर्म याद दिलाया था, उस धर्म का क्या नाम था? तो उस धर्म का नाम था बच्चों राजधर्म। क्या नाम था? राजधर्म। हठ नहीं रही कविता में किस मास की मादकता का वर्णन किया गया है? तो इसमें किस मास का किया गया है? वो इसका सही आंसर है फाल्गुन। फाल्गुन भी लिखा हुआ इसमें। संगीतकार का कार्य होता है, क्या कार्य होता है संगीतकार का? बता सकते हैं आप? इसका कार्य होगा, क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करते जाएं। ठीक है। तो इसका देखो सही आंसर होगा वो मुख्य गायक के साथ स्वर मिला करके उसके स्वर को बल प्रदान करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ एवं उसके दोस्तों को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? तो उस शरारत का आपको नाम बताना है। अगर आपने ये पाठ पढ़ा है तो आपको अवश्य याद होगा। तो वो था चूहों के बिल में हाथ, चूहों के बिल में पानी डालना। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी लोग किस दबाव के बिना नहीं लिख पाते हैं। यानी आलसी लोग हैं वो किस दबाव के बिना नहीं लिख पाते हैं? तो उसका है बाहरी दबाव, यानी ऊपर से जब तक उनको प्रेशर नहीं लगता है तब तक वो नहीं लिखते हैं। और ये उदाहरण किन पे लागू होता है? वो प्यारे बच्चे
आप बताएंगे, ठीक है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका गंतोक में सुबह आंख खुलते ही बालकनी की ओर क्यों दौड़ी? तो इसका सही आंसर है, क्या है इसका सही आंसर? ठीक है, इसका सही आंसर है कंचनजंगा देखने के लिए। फिर है तिमरो माया सेंधे मलाई सताऊंच पंक्ति का तात्पर्य है। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है? तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। ये इसका सही आंसर है। तो अभी तक जो अपन अन्य विषय में पढ़ा था उसमें पहले क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन ऑप्शन वाले थे, जबकि आपके हिंदी विषय में सिर्फ 12 क्वेश्चन ही ऑप्शन वाले हैं। और उसके बाद में आपको दूसरे क्वेश्चन में वही 6 क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले मिलने वाले हैं। तो दूसरे में देखिए क्या है, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह क्रिया कहलाती है, कर्ता को छोड़ के कर्म पर पड़े तो वो कहलाती है सकर्मक। सकर्मक क्रिया एक अकर्मक होती है और एक सकर्मक होती है। वे विशेषण जो किसी पदार्थ के गुण दोष रूप रंग आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक गुणवाचक विशेषण। फिर अगला है वे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग वचन काल आदि से कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कौन सा शब्द कहते हैं? अविकारी। अविकारी शब्द कहते हैं उनको। कौन से शब्द कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम के भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, ठीक है, 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्वागत शब्द में संधि है। स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि है, ठीक है। और है रात दिन शब्द में समास है, रात और दिन द्वंद्व है, जिसमें और की मात्रा लगती है वो कौन सा समास कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये आपके दूसरा क्वेश्चन हो गया जिसमें एक एक अंक वाले 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो अपठित गद्यांश मिलेगा, उसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में देने हैं। तो ऐसा आपको एक गद्यांश मिलेगा 5 से 6 लाइन का पैराग्राफ, उसको सबसे पहले आपको 2 बार पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद में ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आंसर इस पैराग्राफ के अंदर ही छुपे हुए होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके लिए 6 अंक का क्वेश्चन ऐसा जो पैराग्राफ में से देख करके आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं। भारत के राष्ट्रीय आदर्श क्या है? इसका देखो आपको सही आंसर इसमें दिया हुआ है ब, त्याग और सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरों के लिए सोचने से हृदय में किस प्रकार का बल आ जाता है? तो उस बल का नाम आपको बताना है। तो उस बल का नाम है क्या? सिंहसा। फिर है स्वार्थी शब्द का विपरीतार्थ शब्द गद्यांश में से छांट कर लिखनी। यानी स्वार्थी होता है उसका विपरीत अर्थ देने वाला शब्द क्या होता है? वो गद्यांश में क्या होता है उसको देख के लिखना है। तो वो होता है निस्वार्थ। क्या होगा? निस्वार्थ। फिर है ये उपयुक्त जो गद्यांश दे रखा है उसका उचित शीर्षक लिखना है। तो इसका उचित शीर्षक क्या है? वो है हमारे आदर्श त्याग और सेवा। फिर है लेखक को क्या देखकर प्रसन्नता होगी? तो लेखक को दूसरों के लिए परिश्रम करते हुए मरते देखकर प्रसन्नता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा व्यक्ति उत्तम रूप से कार्य करता है? तो जो व्यक्ति पूर्णतया निस्वार्थ है वही उत्तम रूप से कार्य कर सकता है। तो निस्वार्थ भाव होगी वही उत्तम कार्य करेगा। और आज की जो दुनिया है वो ज्यादातर स्वार्थ पे टिकी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो आपको एक अपठित पद्यांश दिया हुआ, ऊपर गद्यांश दिया हुआ था, ये पद्यांश दिया हुआ, इसको पढ़ करके और इसमें भी सेम वही करना है जैसे अपन ऊपर वाले गद्यांश में से किया था। लेकिन पद्यांश का आपको अर्थ आना जरूरी है। अगर उस पद्यांश का अर्थ आपको नहीं आता है आप उसके आंसर नहीं दे पाओगे। तो पहला क्वेश्चन है इसका पद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। सबसे पहले इसका
शीर्षक बताना है। तो इसका शीर्षक क्या है, देखो इसमें क्या है, इसका शीर्षक है भोर की आभा। भोर की आभा। फिर है पद्यांश में किस समय का वर्णन हुआ है। ये जो पद्यांश दे रखा है इसमें किस समय का वर्णन हुआ है, तो वो समय कौन सा है इसमें, वो समय है सुबह का समय। क्या लिखना है, सुबह का समय। सुबह का समय उसका इसमें वर्णन किया है। कवि को क्या डर लग रहा था, कवि को क्या डर लग रहा था इसके बारे में आपको इसमें लिखना है। कवि को डर लग रहा था कि प्रातःकालीन जो चमक है वो बिखर न जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता में कवि ने हिमगिरी, हिमगिरी किसे कहा है, तो हिमगिरी कहा है उस किसको, हिमालय को। ठीक है। फिर है हिमगिरी के शिखर किससे निखर गए, तो वो था उषा की लाली। किससे, उषा की लाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता में रवि को किसके समान बताया है, तो कवि रवि को बताया है शिशु के समान। रवि कौन है, सूर्य होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 5 नंबर। इस 5 नंबर क्वेश्चन में देखो पठित गद्यांश, अभी अपठित गद्यांश था, अब पठित गद्यांश यानी आपका पढ़ा हुआ है चैप्टर, उसी में से कोई गद्यांश को पढ़कर आपको दिया गया इसमें और उसके प्रश्नों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इस गद्यांश को आप सबसे पहले पढ़ेंगे और इसमें से कुछ क्वेश्चन दिए हैं। लेकिन देखो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसके अथवा में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो इसमें से कोई एक आपको करना है। तो पहले है आषाढ़ मास में प्राकृतिक वातावरण कैसा होता है, तो लिखना आषाढ़ मास में आसमान बादलों से घिरा रहता है, धूप का नाम नहीं होता, ठंडी पुरवाई चलती है और रिमझिम वर्षा होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आषाढ़ की रिमझिम में गांव के लोग क्या करते हैं, तो वो इसका आंसर इसमें छुपा हुआ है, आपको देख करके लिखना है। यहाँ अभी मैं बता रहा हूँ देखो, आषाढ़ की रिमझिम में समूचे गांव के लोग खेतों में उतर पड़ते हैं, कहीं चल रहे हैं और कहीं रोपनी हो रही है, यानी धान की बुआई हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, यानी कलेवा लेकर के, जैसे सुबह का खाना होता है ठंडा खाना हो तो उसको कलेवा बोलते हैं, वो लेकर के मेड़ यानी वो जो खेतों की बोलते हैं चार, जो चार दीवारी बोल सकते हैं एक तरीके से, उस पर बैठी हुई है। फिर है किसके संगीत के स्वर की तरंग स्वर की ओर एवं लोगों के कानों की ओर आ रही है, वो है बाल गोविंद भगत की संगीत तरंग सर्वत्र फैल रही है। या फिर अथवा वाला एक और दे रखा है, देखो इसके भी आपको ये 3 क्वेश्चन है, एक एक अंक के। स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं की क्या भूमिका रही, तो इसमें है स्वतंत्रता संग्राम में प्रत्येक शहर में प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण आदि कार्यों से जुड़ना हर युवा की भूमिका थी, और ये सब इसके अंदर लिखा हुआ। देखो शुरुआत में ही है प्रभात फेरियां, हड़तालें, ये सब। फिर है शीला अग्रवाल की जोशीली बातों का लेखिका पर क्या प्रभाव पड़ा, तो शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने लेखिका की रगों में बहने वाले खून को लावे में बदल दिया। और नेक्स्ट है लेखिका ने स्वतंत्रता संग्राम में कैसे सहभागिता निभाई, तो वह हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती, तो ये सब कार्य उन्होंने किए। और क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो इसमें पठित गद्यांश आ रहा है, जैसे इसमें गद्यांश आया था इसमें पठित पद्यांश आ रहा है, इस पद्यांश को पढ़ करके और आपको इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए इस पद्यांश को सबसे पहले पढ़िए, पद्यांश पढ़ लोगे उसके बाद में इसमें 3 क्वेश्चन दे रहेंगे, इन तीनों के आंसर आपको इसमें लिखने हैं। ऐसे ही अथवा वाला दूसरा पद्यांश है, इसमें भी आपको ये कर सकते हो, इसमें भी वही 3 क्वेश्चन है, अगर ये आ रहा तो ये कर दो, इसमें भी 3 एक नंबर के क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। फिर खंड ब के अंदर देखो आपको 2-2 अंक वाले क्वेश्चन मिलेंगे और प्रत्येक का उत्तर लगभग आपको 40 शब्दों में लिखना है। तो पहला है हालदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले को सामने खड़ा देखते ही क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर लिखना है। यानी आपका जो पाठ है हिंदी का नेताजी का चश्मा, उसमें से एक क्वेश्चन आया है। तो हालदार साहब ने नेताजी के प्रति सम्मान की भावना देखकर सोचा कि शायद कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का सिपाही रहा होगा,
किंतु जैसे ही सामने कैप्टन के रूप में बूढ़ा, मरियल और लंगड़ा आदमी खड़ा देखा तो हवलदार साहब अवाक रह गए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज कहानी में लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है। कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो यह आंसर भी लखनवी अंदाज वाला आपको 40 शब्दों में लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर इसकी आपको जानकारी लिखनी है। फिर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश के आधार पर वीर योद्धा की विशेषताएं, ये भी 2 अंक का क्वेश्चन है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश में लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषता बताते हुए कहा है कि वीर योद्धा रणभूमि में वीरता दिखाते हैं और अपने वीरतापूर्ण कार्यों से अपने वीरत्व का परिचय देते हैं और उनमें पौरुष का अहंकार नहीं होता और अपनी वीरता का बखान स्वयं नहीं करते हैं। इस प्रकार से आपके 2-2 अंक वाले क्वेश्चन है वो 2 से 3 या 4 लाइनों में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथा सुनाने का अभी समय नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा। आत्मकथे काव्यांश के आधार पर समझाइए। तो आत्मकथे काव्यांश है, उसके आधार पर इसका आंसर देना है। फिर है, दंतुरित मुस्कान मृतक में जान डालने में समर्थ होती है, कथन में निहित भाव समझाइए। तो इसमें आपको इसका भाव बताना है किसका, दंतुरित मुस्कान पाठ का। फिर है, लेखक के साथियों ने मूसन तिवारी को क्या कहकर चिढ़ाया और उसका क्या परिणाम हुआ। माता का आंचल पाठ के आधार पर लिखना। माता का आंचल जो पाठ है उसमें ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये भी 2 नंबर का है। देखो, लेखक ने जीवन अपव्यय के बारे में क्या अनुमान लगाया। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर आपको इसमें लिखना है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 2-2 लाइन वाले क्वेश्चन है ये और 2-2 ही अंक हैं। 2 से 3 लाइन करनी है, इससे ज्यादा नहीं है कि आप इसमें पैराग्राफ भरने लग जाएं। फिर है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका मतलब क्या है, अपनी बात सबसे अलग रखना, वही क्या होगा, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। वाक्यों में प्रयोग है, पायल कक्षा में मिलजुल कर नहीं रहती है, वह अपनी खिचड़ी अलग ही पकाती है, इसलिए कक्षा में अलग थलग पड़ जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना खंड 6 में आपको 3 अंक वाले क्वेश्चन मिलेंगे और वो सब अथवा में मिलेंगे। ठीक है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर जो लंगड़ा क्या आज फौज में है, पागल है, पागल व्यक्ति। पंक्ति में कैप्टन के प्रति पान वाले का दृष्टिकोण स्पष्ट करना है। 60 से 80 शब्दों में आपको आंसर देना है 3 अंक वाले क्वेश्चन का। या फिर इसका दूसरा क्वेश्चन लिख सकते हो, मानव की योग्यता उससे आत्मविश्वास के साधनों का आविष्कार कराती है, हम इसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। संस्कृति पाठ के आधार पर आपको इसकी स्पष्ट रचना करनी है। तो 5 से 6 लाइनें इसकी लिखनी है, दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हो। इसकी है वो PDF में आपको उपलब्ध करा दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं। अटक नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। या फिर किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं, संगतकार कविता के आधार पर आपको इसमें समझाना है। तो वही आपको 4 से 5 लाइन 6 लाइन में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, कितना कम हो लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर आपको इसमें समझाना है। और या फिर ये सवाल कर सकते हो आप, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, देखो इसमें भी जयशंकर प्रसाद की व्यक्तित्व कर्तृत्व का संक्षिप्त परिचय लिखना है या राम बख्श बेनीपुरी के व्यक्तित्व का, यानी कोई सा भी जो कवि हैं उनका व्यक्तित्व पर आपको टिप्पणी लिखना जरूर याद होनी चाहिए। 4 से 5 कवि पर आप व्यक्तित्व याद कर लो, 3 अंक का क्वेश्चन आपको कन्फर्म हो जाएगा। फिर देखो खंड द के अंदर, खंड द में आपको निबंधात्मक क्वेश्चन मिलने वाले हैं और खंड द में आपको देखो 6 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे। कितने अंक के? 6 अंक के। तो देखो इसमें 6 अंक के क्वेश्चन में 300 शब्दों में आपको पहला 20 नंबर क्वेश्चन इसमें निबंध लिखना है। जैसे मोबाइल फोन छात्र के लिए वरदान है या अभिशाप है, या आप खुद अपने ऊपर लेकर के इसका आइडिया लगा सकते हैं।
तो सबसे पहले उसकी प्रस्तावना लिखनी है, मोबाइल फ़ोन का बढ़ता प्रभाव, मोबाइल फ़ोन का लाभ और वरदान। देखो लाभ और हानि दोनों ही इसकी, अगर इसको अच्छे से यूज़ लोगे तो उसका लाभ होगा और अन्यथा यूज़ में लोगे तो उसकी हानि होगी, जो क्या कहलाएगा, अभिशाप कहलाएगा। और फिर उपसंहार लेखन की आपको इसका निबंध वो कंप्लीट कर दोगे तो पर्यावरण संरक्षण और युवाओं के लिए लिख सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत पर लिख सकते हैं, कोई एक निबंध आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 21 में आपको एक प्रार्थना पत्र या फिर एक पत्र लिखना है जो कितने अंक का होगा, 4 अंक का होगा। तो प्रार्थना पत्र या पत्र में से कोई एक आपको इनमें से करना है, ठीक है। तो ये प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं ये आपको लिखवा दिया गया होगा, फिर भी आप एक बार सरसरी नज़र से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, आपको कोई अवतरण दे रखा है उसका संक्षिप्तीकरण लिखना है। जो भी अवतरण दे रखा है इसका संक्षिप्तीकरण लिखना है। या फिर ये क्वेश्चन कर सकते हो, निम्नलिखित पंक्ति का पलवन कीजिए। जैसे एक पंक्ति दे रखी है उसको आप संक्षिप्तीकरण करके लिख सकते हो। तो ये आप जो आपको अच्छा लगे, अच्छा लगने से कुछ नहीं होगा, जो आपको आता हो वही आपको करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।